हेलो सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप SaaS कंपनीज को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। देखो, जनरली इस चैनल पे जो वीडियोस आती हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक होती है और इसके पहले हमने SaaS इंडस्ट्री से कुछ स्टॉक्स को कवर भी किया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे आप रेट गेन और इंडिया मार्ट को ले सकते हैं। अब अगर आप में से कोई ऐसा इंसान इस वीडियो को देख रहा है जिसको ऑलरेडी SaaS के बारे में अच्छा नॉलेज है, आई डू नो कि जो इंडिया मार्ट है वो प्योरली SaaS बिजनेस नहीं है। उसको समझने के लिए आपको आईटी के साथ साथ SaaS का अगर आप कॉम्बो लेके जाएंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी बिजनेस का। दैट आई नो, बट इस वीडियो को मुझे ईजी करना है दूसरे लोगों के लिए। दैट इज द मेन रीजन कि मैं यहाँ पे इंडिया मार्ट को भी SaaS में कवर करते हुए चल रहा हूँ। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, सो इस वीडियो को हम क्यों करने वाले हैं दोस्त? आपको अपना इतना अच्छा खासा समय जो भी है 20, 30, 40 मिनट, 50 मिनट, जितनी भी लंबी ये वीडियो है, इतना समय क्यों देना चाहिए? उसका रीज़न ये है कि देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मार्केट में मल्टीफोल्ड रिटर्न बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसी इंडस्ट्री को पकड़ना चाहिए जिसमें हमें बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा और उस इंडस्ट्री से आपको मल्टी बैगर्स ज़्यादा बनते हुए देखने को मिलेंगे। अगर आज की डेट पे आप गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे ना कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा स्पीड से ऊपर जाने वाली हैं, उनमें SaaS का नाम जरूर आएगा। अगर आप आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ आर्टिकल्स के हिसाब से SaaS वाले इंडस्ट्री में हमें अप टू 30% का भी 30% के केगर से भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है 2030-32 तक। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम SaaS को पढ़ेंगे और SaaS की कंपनीज को आप किस तरीके से एनालाइज करेंगे वो भी पढ़ेंगे, और किस तरीके से मैनेजमेंट नंबर्स को मिसगाइड कर सकता है आपके सामने आके, उस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं दोस्त कि ये जो SaaS वाला, अगर आज की डेट पे आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे ना SaaS कंपनीज के बारे में, आपको बहुत सारे पॉडकास्ट तो ऐसे मिलेंगे जिनमें लोग आपसे ये समझा रहे होंगे कि यू शुड स्टार्ट योर ओन SaaS बिजनेस, क्योंकि मार्जिन्स आर वे टू हाई, मतलब वेरी हाई, जो आप प्रॉफिट्स बनाएंगे। साथ ही साथ कोई बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एंड सो ऑन। आज की इस वीडियो में हम उन सारी चीज़ों को एक एक करके देखने वाले हैं कि ये पूरा का पूरा SaaS वाला माजरा क्या है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट मेक्स SaaS बिजनेसेस सो अट्रैक्टिव। तो सबसे पहला तो ये है दोस्त कि इन बिजनेसेस में जो मार्जिन होता है दैट इज क्रेजी। 70, 80 एंड अप टू 90% का आपको इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। द सेकेंड की रीजन जिसकी वजह से लोग SaaS बिजनेसेस करना चाहते हैं या फिर कंपनीज बहुत प्रॉफिटेबल हैं, दैट इज स्केलेबल हैं ये बिजनेसेस। इनमें सब कुछ ऑनलाइन है और स्केल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप मेरा एग्जांपल लोगे तो आई रन ए स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। इट्स अ फिजिकल इंस्टीट्यूट, राइट? अगर मैं फिजिकली अपने आप को एक्सपेंड करना चाहूँगा, इट इज़ वेरी टफ, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ। साथ ही साथ आपको एजुकेट करना भी मेरा एक पर्पज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने आप को मैं बेचने के लिए आ रहा हूँ। बट कमिंग बैक टू मेन टॉपिक, सो सेकेंड वन इज़ की जो थर्ड वन इज़ जो रेवेन्यू है वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो जाता है। माने कि आप सिंपल लैंग्वेज में यूँ कह सकते हैं, एज अ SaaS बिजनेस अगर आपका इस साल का रेवेन्यू मान लो 100 रुपये का है ना, तो यू नो फॉर श्योर अगर आप ठीक तरीके से बिजनेस कर रहे हैं तो 90 रुपये अगले साल का आपका रेवेन्यू तो आना ही आना है। तो जिस तरीके से अगर आप दूसरे बिजनेसेस को पढ़ते हैं तो उनमें जो सेल्स वाला डंडा होता है आपको SaaS बिजनेसेस में वो देखने को नहीं मिलेगा। लाइक आप एक लेमैन लैंग्वेज में आप यूँ भी कह सकते हैं या फिर ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए यूँ भी कह सकते हैं, SaaS बिजनेस से अगर कुछ भी नहीं करेंगे ना तो भी उनमें आपको ग्रोथ देखने को मिलती रहेगी। ऑल्सो अगर आप इसमें बात करेंगे तो आपको कोई कैपेक्स की जरूरत नहीं होती है, आप बिना कैपेक्स के इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो हम एक एक करके जरा इस पूरी बात को समझ रहे हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त कि व्हाट इज SaaS। कुछ लोग इसे SaaS भी बोलते हैं, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन मन करे आप कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आपको मन करे तो इसको आप बिल्ली और भालू बोल सकते हो। मेरा काम है आपको इस पूरे बिजनेस को समझाना। सो SaaS का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जब कोई कंपनी अपने सॉफ्टवेयर्स को आपको एज अ प्रोडक्ट बेचने लगे तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी का जो बिजनेस है वो एक SaaS का बिजनेस है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बहुत ही नीश लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे जाके आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप इंडिया के किसी भी हिस्से से हो, आपके एरिया में एक फार्मेसी जरूर होगा जो दुकान थोड़ी बड़ी हो। आप उनसे जाके सिर्फ इतना पूछना, भैया आप अपने दुकान की इन्वेंट्री किस तरीके से मैनेज करते हैं। अगर आप गोरखपुर के साइड से हैं तो वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो सामने दुकान वाला आपसे बोलेगा कि एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है मार्ग, हम लोग उसका यूज़ करते हैं। उस सॉफ्टवेयर से हमें प्लस ये हो जाता है कि कोई स्टॉक, अगर कोई दवा ऐसी है जो स्टॉक आउट होने वाली है तो हमें पहले ही वो बता देता है।
साथ ही साथ अगर कोई दवाई एक्सपायर होने वाली है उसका भी पॉपअप आने लगता है, तो उस काम में हमें हेल्प मिल जाता है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से। ऐसे ही आप दूसरे बिजनेसेस को भी ले सकते हो। जैसे इसके पहले हमने जब RateGain को कवर किया हुआ है इस चैनल पे, तो RateGain का जो मेन बिजनेस है वो ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी वाले बिजनेस को कैटर करते हैं। तो वो लोग ट्रैवल में जो भी बिजनेसेस हैं और हॉस्पिटैलिटी में हैं, उनको एक तरह से उनके काम को ईजी कर दे रहे हैं। ऐसे ही इंडिया मार्ट को आप कह सकते हैं, ऐसे ही आप जस्ट डायल को बोल सकते हैं। ये सारे SaaS वाले बिजनेसेस हैं। अगर आप, आई होप आपको ये समझ में आया कि SaaS जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। जब भी कोई कंपनी अपने सॉफ्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं आपको ये जो लिख के बता रहा हूँ ना, ये लिख रहा हूँ, इसको लिखने के लिए मैंने एक एप्लीकेशन बाई किया। दैट एप्लीकेशन नेम इज गुड नोट्स। तो गुड नोट्स को जब मैंने बाई किया, आई गेस आई पेड समवेयर अराउंड 3,500 रुपये फॉर अ लाइफ टाइम फी। उसके बाद से मैं इसमें बहुत सारी एडिशनल चीज़ों को अगर मुझे बाई करना है तो मैं बाई कर सकता हूँ, बट उनके लिए मुझे सेपरेटली पे करना होगा। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं गुड नोट्स का भी जो बिजनेस है वो एक SaaS का बिजनेस है। आई होप आपको SaaS का जो बिजनेस है वो समझ में आया। अब हम आते हैं मेन पार्ट पे कि वाई जो ये जो SaaS वाले बिजनेसेस हैं, इनमें आपको इतना अच्छा ग्रोथ और रेवेन्यू क्यों होते हुए देखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं आपको इनके स्केलेबिलिटी को समझाता हूँ, उसके बाद एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। अगर स्केलेबल का मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो सबसे जल्दी आप समझेंगे। देखो, सेल्स फोर्स, इसके पहले शायद आपने नाम सुना होगा। तो सेल्स फोर्स का IPO आया 2004 में। जब IPO आया तो उस समय पे इस कंपनी का मार्केट कैप था 1.74 बिलियन का। एज ऑफ टुडे मई 2025 की आप बात करेंगे तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है दैट इज 253 टू 256 बिलियन के बीच में। अगर आप सेल्स फोर्स की बात करेंगे तो दिस कंपनी ग्रू एट अ केगर ऑफ समवेयर अराउंड 26.85%। इट्स अ वेरी गुड नंबर। आप समझ रहे हैं, अगर 21 सालों तक कोई कंपनी 26.85% के केगर से ग्रो कर रही है, इट्स अ वेरी गुड बिजनेस टू बी इन। अगर आप अडोबी का एग्जांपल लेते हैं तो अडोबी ग्रू एट अ केगर ऑफ 16%। अगर आप 2013 में बात करेंगे तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप था दैट वाज अराउंड 30 बिलियन डॉलर्स का। एज ऑफ टुडे अगर आप बात करेंगे तो ये लगभग 176 बिलियन डॉलर के बीच में इनका मार्केट कैप आपको लगभग इसके लगभग में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप शॉपिफाई के एग्जांपल लेते हैं तो इस कंपनी में आपको 60.8% के केगर से ग्रोथ देखने को मिलेगा। जब भी पे 2015 में इनका IPO हुआ था, उस समय पे इस कंपनी का जो मार्केट कैप था वो था 1.3 बिलियन US डॉलर्स का। एज ऑफ टुडे अगर आप बात करेंगे तो इस कंपनी का जो वैल्यू है दैट इज 151 बिलियन डॉलर का। ऐसे ही अगर आप जूम का एग्जांपल लेंगे, जो कि मीटिंग वाला एक सॉफ्टवेयर आता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसका यूज़ भी किया होगा। जूम का IPO आया 2019 में और उस समय पे जो इनका मार्केट कैप था दैट वाज 9.2 बिलियन। एज ऑफ मतलब कोविड वाला जो टाइम था उस समय पे इन लोगों ने काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाया। उस समय पे तो जिनका मार्केट कैप था ना वो लगभग 150 बिलियन डॉलर्स के पास भी पहुंच गया था। आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनीज हैं SaaS वाली, ये कितनी स्पीड से ग्रो कर रही हैं। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट कि द स्केलेबिलिटी वाला जो पार्ट है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इन्हीं सारे बिजनेसेस का मैं एक एक करके आपको ये दिखाता हूँ कि इनमें आपको ग्रॉस मार्जिन कितना बनते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है सेल्स फोर्स का। सेल्स फोर्स का अगर आप ग्रॉस मार्जिन की बात करोगे तो अगर आप इनमें मीडियन निकालने की कोशिश करेंगे या फिर एवरेज निकालेंगे तो वो लगभग 75% के करीब में आएगा। आप इस वाले लाइन को देख सकते हैं, ग्रॉस मार्जिन वाले को। इस वाले को आप देखो, अगर आप बात करेंगे तो 2021 में इनका ग्रॉस मार्जिन था 74% का, 2022 में था 73.5, 2023 में था 73.3, 24 में था 75, 25 में था 77। तो अगर आप एवरेज भी निकालोगे तो आप कह सकते हैं कि 75% का मार्जिन सेल्स फोर्स बनाती है एज अ ग्रॉस मार्जिन। अगर हम एग्जांपल ले अडोबी का तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 86% का आपको मार्जिन बनते हुए देखने को मिलता है। अगेन मैं यहाँ पे जूम करूंगा और हाईलाइट करूंगा, आप ये देख सकते हैं ग्रॉस मार्जिन वाला सेगमेंट। तो आप देख रहे हैं कितना क्रेजी हमें मार्जिन यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। अभी हम देखेंगे कि इतना अच्छा हमें ग्रॉस मार्जिन SaaS वाले बिजनेस में क्यों देखने को मिलता है। अगेन वन मोर एग्जाम्पल, अगर आप शॉपिफाई की बात करेंगे तो इनके मार्जिन्स लगभग आपको 50% पे बनते हुए देखने को मिलेंगे। अगर हम जूम की बात करेंगे तो इनका जो ग्रॉस मार्जिन है दैट स्टैंड्स एट अराउंड 75%। अगर हम इंडियन बिजनेसेस की बात करें तो अगर हम उसमें भी RateGain की बात करते हैं सबसे पहले। देखो दोस्त, RateGain में एक तो पहले मैं इंडियन मार्केट में जब आप जाके ग्रॉस मार्जिन को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। जनरली लोग स्क्रीनर पे आते हैं और वो सेल्स वाले नंबर्स में से मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉय कॉस्ट को माइनस करके बोलेंगे कि जो नंबर आया दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। बट ये आपका एक्चुअल में सही नहीं है, ये आपको बस सिर्फ एक टेंटेटिव नंबर देता है। अगर आप में से कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो आप इस बात को समझेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक अलग से ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाना पड़ता था। ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमें GP आता था, ग्रॉस प्रॉफिट आता था, उसे हम PL में बाद में उसे ट्रांसफर करते थे और उसके बाद से हम नेट पैट निकालते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे। नाउ
अभी पे अगर आप इंडियन कंपनीज को पढ़ेंगे तो उनमें डायरेक्ट पीएल आता है। अब पीएल में आपको जाके जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है उनमें से जो भी सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सिर्फ उनको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका जीपी आएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस के पर्पजेज से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये नंबर्स एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इनसे ज्यादा है। लेकिन समझने के लिए हम यहाँ पे वापस आते हैं। तो अगर आप मैनुअली कैलकुलेट भी करेंगे ना, जैसे मैंने बताया, इस सेल्स वाले नंबर में से आप माइनस कर दो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड माइनस कर दो एम्प्लॉय कॉस्ट, आपको जो भी मार्जिन आएगा दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अगर आप रेट गेन की बात करेंगे तो पिछले 3 सालों को अगर आप एवरेज के तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे दैट विल कम अराउंड 55%। अगर आप ऐसे ही बात करेंगे जैगल प्रीपेड की तो उसका भी जो ग्रॉस मार्जिन है वो लगभग आपको 40% पे बनते हुए देखने को मिलेगा। एज धीरे धीरे जैसे जैसे ये कंपनीज स्केल करेंगी ना, ये मार्जिन्स बढ़ने वाले हैं। अब उस चीज़ को जरा हम समझते हैं कि क्यों इतना अच्छा खासा हमें ग्रॉस मार्जिन देखने को मिलता है सैस बिजनेसेस में। अब हम बात करते हैं कि ये जो सैस वाले बिजनेसेस हैं इनमें हमें इतना अच्छा ग्रॉस मार्जिन क्यों देखने को मिलता है। तो दोस्त देखो, अगर आपको ये समझना है कि इनमें इतना अच्छा हमें ग्रॉस मार्जिन क्यों देखने को मिलता है, तो आपको इससे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो सैस वाले बिजनेसेस हैं इनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल क्या है। जैसे ही आप उस बात को समझेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ऐसे बिजनेसेस में हमें इतना हाई क्रॉस मार्जिन क्यों देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल पे लेके आता हूँ जहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो सैस वाली कंपनीज हैं इनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं एक कंपनी का बार बार नाम लूंगा जिसका नाम है मार्ग। तो मार्ग जो मेरा जो होम टाउन है गोरखपुर के साइड में, उधर पे मार्ग नाम से एक सॉफ्टवेयर देते हैं ये लोग मेडिकल शॉप्स को, जहाँ पे मेडिकल शॉप इस सॉफ्टवेयर की मदद से अपने इन्वेंट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। आप भी इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप बस आपके अगल बगल में जो भी मेडिकल शॉप बड़ी वाली होगी, आप जाके उनसे बस इतना पूछना, भैया आप अपने इन्वेंट्रीज को कैसे मैनेज करते हैं। मैं श्योर हूं वो लोग ऐसा ही कोई सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे। हो सकता है अगर मार्ग नहीं है तो नाम बदल जाएगा लेकिन काम वही होगा। सो मान लो हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि आप में से ही कोई ऐसा इंसान है जिसको ऐसा लगा कि यार इन लोगों को इन्वेंट्रीज को मैनुअली मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए मैं पर्सनली एक सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। और इसके लिए आपने अपने 2-3 साल लगा के अपने 2-4 दोस्तों को या फिर एम्प्लॉयज को हायर करके एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम था मार्ग। 3 सालों के बाद से आप इसमें एक जो की पॉइंट है ध्यान रखने का वो ये है कि इन 2-3 सालों में जब आप इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो आपको कोई भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है। 3 सालों के बाद से जब आपका ये जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से रेडी हो गया तो आपने 2-4 सेल्समैन हायर करें जो लोगों की दुकान दुकान पे जाएंगे और जाके उनसे बोलेंगे कि आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो, इससे आप जो इन्वेंट्री मैनुअली मैनेज करते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में चौथे साल में लेट्स से समहाउ मार्केटिंग फनल चला के, सेल्स फनल चला के आपने 100 बंदों को, 100 कस्टमर्स को अक्वायर किया। नाउ ये जो मैंने सेल्स फनल बोला इसको भी समझना बहुत जरूरी है, तो इसको हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, सेल्स फनल कहने का माने ये है कि आपने जो कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के प्रोसेस में जो कुछ भी किया, एक तरह से मैंने उसको नाम दे दिया है सेल्स फनल। तो इसको हम कैसे लेके आ रहे हैं, देखो आज के दिन पे अगर आपको किसी को भी अपना प्रोडक्ट बेचना है तो लोग क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया पे जाएंगे और अपना एक ऐड चलाएंगे। हो सकता है वो ऐड आपने गूगल ऐड पे चलाया हो, फेसबुक पे चलाया हो, इंस्टाग्राम पे चलाया हो या फिर व्हाट्सएप पे चलाया हो, या फिर आपने फिजिकली एक सेल्समैन भेजा हो दुकान से दुकान। किसी भी तरीके से करके आपने एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1000 लीड जनरेट करें। अब इन 1000 लीड को जनरेट करने में कुछ तो खर्चा आपने किया ही होगा, उस खर्चे को आप मान लेते हैं कि 10,000 रुपये आपने खर्च किए। 1000 लीड को जब जैसे ही आपको 1000 लीड जनरेट कर लिया आपने, तो अब आप कोशिश करेंगे कि इसमें से मैक्सिमम लोग आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका ट्रायल लें और उसके बाद से डिसाइड करें कि क्या वो लोग इसका यूज करना चाहते हैं या फिर नहीं। 1000 में से लेट्स से कि 800 लोगों ने आपके जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका ट्रायल लिया, तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपने टोटल लीड जनरेट किया ना उसका 80% आपने लोगों को कन्वर्ट कर पाए इनके ट्रायल्स को लेने में। फर्दर ये जो 800 लोग ट्रायल लिए, इनमें से 500 लोग आपको यूँ पता चला कि ये लोग इंटरेस्टेड हैं आपके सॉफ्टवेयर को बाई करने में। तो यहाँ पे अगेन आप एक कन्वर्जन का परसेंटेज निकाल सकते हैं। अभी आपको लास्ट में ना सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे कि ये सारा निकालना क्यों जरूरी है। देन इस 50 इंटरेस्टेड लीड्स में से लेट्स से आप 100 लीड्स को क्लोज कर पाए, तो आप कह सकते हैं कि 20% का कन्वर्जन यहाँ पे आपको देखने को मिला। और अगर आप टॉप से लेके मतलब सेल्स के लीड्स जो आपने जनरेट किए, कस्टमर की जो आपने लीड जनरेट करी, वहाँ से अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 10% के जो कस्टमर्स हैं आपके वो कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। आगे हम बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बट बॉटम लाइन ये है दोस्त कि यहाँ से आपको आपका कैक मिल जाएगा। एक कस्टमर के एक्विजिशन की जो कॉस्ट आ रही है वो भी आप यहाँ से बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं।
आगे चल के जब हम एलटीवी टू कैक के रेशियो देखेंगे वहां पे इसका हमें फिर से जरूरत पड़ने वाला है। सो आई होप आपको ये समझ में आया कि एक इंसान ने 2-3 साल अपना लगा के, जिस समय में उसको कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा था, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसके बाद से उसने पहले साल में बेचा। नाउ लेट्स से इस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने का, एम्प्लॉइज जो इसके सर्वर्स को थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो सारा इन 100 लोगों से जो पैसा आ रहा है उससे वो काम हो जा रहा है और आपका ब्रेक इवन हो गया। अब आप सोच के देखो, 101वें नंबर का कस्टमर जो आएगा ना, दैट इज योर प्योर प्रॉफिट। 102 वाला प्योर प्रॉफिट। तो जैसे जैसे ज़्यादा कस्टमर्स जुड़ते चले जाएंगे, आपका ग्रॉस प्रॉफिट स्काई रॉकेट होते हुए देखने को मिल जाता है। तो इनिशियली जब भी आप किसी सैस कंपनी को पढ़ेंगे, उसमें आपको लॉसेज अगर होते हुए देखने को मिले तो इतना शॉक नहीं होना है। दैट इज हाउ द सैस बिजनेसेस ऑपरेट, है ना। शुरुआती में हो सकता है वो मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्च कर रहे होंगे। एक दो एग्जाम्पल, जैसे आप ये जैगल वाला देख रहे हो ना, कभी और पे मैं जैगल को कवर करूंगा। अभी पे तो मैंने इनके पूरे बिजनेस को पढ़ा भी नहीं है, बट यहाँ पे देखो एक चीज़ को बस मैं आपको क्लासिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आप इसमें बात करेंगे तो देखो ये जो सेल्स का नंबर है, इसमें जो इनकी कॉस्ट आ रही है वो मेन कॉस्ट कहाँ पे आ रही है? अदर कॉस्ट में आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में लिटरली इन लोगों ने 0 रुपीज़ दिखाया हुआ है, 0% दिखाया हुआ है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और अभी अगर आप इसका ग्रॉस प्रॉफिट इस साल का, भले ही मैंने बुक्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मुझे एकदम नूब जैसे अगर आप मुझसे कैलकुलेट करने को बोलोगे तो मैं क्या बोलूँगा, इस साल पे जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज़ 95%, क्योंकि इन दोनों में तो सिर्फ 5% ही कॉस्ट लगी ना। तो 95% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सैस वाले बिजनेसेस हैं, दे आर लाइक कि फिक्स्ड कॉस्ट इन नेचर। हर एक एडिशनल कस्टमर को जब आप जोड़ेंगे ना, तो उसके लिए आपको उतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इसमें हमें ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इन नेचर है। आप मेरा एग्जांपल लेके देखो, यहाँ पे मेरा एक क्लासरूम है जहाँ पे मैं बच्चों को ऑफलाइन स्टॉक मार्केट सिखाता हूँ। यहाँ पे अगर सिटिंग कैपेसिटी 20 की है, तो मैंने जो इस जगह को रेंट पे लिया, तो मैं तो फिक्स कॉस्ट पे ही कर रहा हूँ ना 20 लोगों के बैठने का। नाउ लेट्स से कि 6 बच्चों पे मेरा ब्रेक इवन होता है, तो अगर 2 बच्चे आएंगे तो मैं लॉस में हूँ, 3 आएंगे तो लॉस में हूँ, 4 आएंगे तो लॉस में हूँ, 5 आएंगे तो लॉस में हूँ। 6 जैसे ही आए मैं ब्रेक इवन हो गया। इसके बाद हर एक एडिशनल कस्टमर मेरे लिए प्योर प्रॉफिट है। और अगर 20 तक गया तो जाके आप कह सकते हैं कि जो मेरा मार्जिन है वो एक तरह से, मार्जिन माने कि जो नेट प्रॉफिट है वो सबसे मैक्सिमम पे एक तरह से पहुंच चुका होगा, क्योंकि मेरी क्लास पूरी तरह से फुल है और 14 बच्चों से जो मुझे पैसा आ रहा है वो प्योर प्रॉफिट का पैसा है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि मैं आपसे बताना क्या चाहता हूँ। अब इसके साथ ही साथ एक दो चीज़ों को और हमें समझना होगा। वो ये है कि सैस कंपनीज में आप एक टर्म बार बार सुनेंगे कि अगर ये कंपनीज कुछ भी नहीं करेंगे ना, फिर भी यहाँ पे आपको पैसा बनते हुए देखने को मिलेगा। और उसका रीज़न क्या है? तो कई बार जब आप सैस कंपनीज को पढ़ेंगे तो उसमें आप ऐसा नोटिस करेंगे, पहले साल में एज अ सैस कंपनी, जो सैस कंपनीज होती हैं ना, वो कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए समटाइम्स दे विल गो इन लॉस एंड डू द डील। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि देखो, एक बारी, जैसे एग्जांपल मैं आपको वही मेडिकल शॉप वाला लेता हूँ। मान लो आपका एक मेडिकल शॉप है, मैंने आया और मैं आके आपको मार्ग वाला अपना जो पर्टिकुलर मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने आपको बेचा। पहले साल में लेट्स से कि मेरे लिए खर्चा 25,000 का था, लेकिन मैंने फिर भी आपसे 20,000 चार्ज किया और आपको ये बेच दिया। वो मैंने क्यों किया होगा? क्योंकि मुझे पता है पहले साल में जब आप मेरे सॉफ्टवेयर को बाई कर लोगे ना, अगले साल आपको करना ही पड़ेगा, आप ऐसा लेके चलना। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए है क्योंकि अब आपका पूरा डेटा मेरे सॉफ्टवेयर पे आ गया है। अब इसमें देखो क्या क्या होता है, मैं आपको मार्ग का रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मार्ग यूज करते हैं तो आपके दुकान में जितनी दवाइयाँ होंगी वो सारे आपके सॉफ्टवेयर में भी आ रही होंगी। जो भी दवाई एक्सपायर होने वाली होती है ना, मार्ग आपको ऑलरेडी एक लिस्ट बना के दे देगा, इन दवाइयों को अब निकालने के बारे में सोचो, क्योंकि अब ये एक्सपायर होने वाले हैं। दूसरी चीज़, जैसे मान लो अगर कोई पर्टिकुलर दवा है, तो अगर मान लो मेरे दुकान में हज़ारों दवाएं हैं, तो उस केस में मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सी डिब्बी है जो खाली होने वाली है। मार्ग में जैसे ही मैं बिलिंग करता चला जाऊंगा ना, तो वो वहाँ से माइनस करता रह रहा है। तो जैसे ही मैंने अपना एक थ्रेशोल्ड लिमिट डाला होगा कि जब ये दवा 10 डब्बी बचे तो मुझे एक वो नोटिफिकेशन दे देना कि इसका ऑर्डर मैं प्लेस कर दूं, तो वहाँ पे वो आने लगेगा कि ये सारा अब आपके पास स्टॉक आउट होने वाला है, आप इनका ऑर्डर प्लेस कर दो। अब इन ऑर्डर को प्लेस करने का जो ट्रेडिशनल मेथड था वो ये था कि आप अपने सप्लायर को कॉल करते थे और कॉल पे एक एक दवाई का नाम लिखाते थे, और इस तरीके से बहुत टाइम कंज्यूम होता था। आपका भी टाइम कंज्यूम हो रहा है, जो सप्लायर है उसका भी कंज्यूम हो रहा है। अभी पे मार्ग पे बस सीधा लिख रहा है कि अगर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, आप हिट करेंगे, तो जो सप्लायर है उसके पास ऑटो पॉपअप आ जाएगा। आप उससे बोल दोगे भैया वही वाले माल निकाल देने हैं जो आपके पास पूरी लिस्ट आई है। अब वो जो सप्लायर है आपका, वो जैसे ही उन माल को पैक करके जैसे ही आपके लिए बिलिंग करेगा ना,
आपके पास भी एक नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा होगा कि आप एक बारी जैसे ही माल रिसीव करोगे, नोटिफिकेशन में जैसे ही ओके करोगे ना कि अपडेट कर दो मेरी इन्वेंट्री, तो ऑटो आपकी इन्वेंट्री रिफिल हो जाएगी, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ा। अब आप सोच के देखो, जब ये सारा काम हो रहा है तो अगले साल अगर आपको मार्ग को छोड़ना है तो पहला चैलेंज तो ये है कि आपको एक नया सॉफ्टवेयर ऑल ओवर अगेन सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद से ये सारा कुछ अब उस पे लेके आपको जाना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, जो आपका सप्लायर है अगर वो मार्ग यूज कर रहा है और आप कोई किसी और सॉफ्टवेयर पे चले गए तो वहाँ पे अगेन आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर मतलब जो आपकी दवाइयाँ हैं वो ऑटो अपडेट होंगी ही नहीं, क्योंकि दोनों का सॉफ्टवेयर अलग है, दोनों के एपीआईज या फिर सर्वर अलग होंगे। सो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये कितना स्टिकी है, एंड दैट इज वाई जो सैस कंपनीज होती हैं ना, वो हो सकता है पहले साल वाला जो उनका सब्सक्रिप्शन है वो हो सकता है वो लोग लॉस में या फिर ब्रेक इवन पे ही कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगले साल से यहाँ से हमें रेकरिंग रेवेन्यू होते हुए देखने को मिलेगा। अगर आप कोई सैस कंपनी पढ़ रहे हैं और अगर वो कंपनी अच्छी है, लोगों को सर्विसेज अच्छा दे रही है और उनका जो प्रोडक्ट है, जो भी उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो एक्चुअली में अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट है ना, तो बड़े आराम से आपको 90, 92, 95 या फिर 80-85% का आराम से लोग कस्टमर रिन्यू कर रहे होंगे। 90-95 आप कह सकते हैं एक तरह से कि सबसे अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर इतना हो रहा है तो आपका बिजनेस बहुत बढ़िया है। माने कि सिंपल लैंग्वेज में आप यूँ भी कह सकते हैं कि 100 रुपये अगर इस साल का जो आपका रेवेन्यू किया, तो अगले साल भी सेम कस्टमर से 90 रुपये तो आने ही आने हैं। अब इसके अलावा अगर आपने किसी और एडिशनल कस्टमर को ऐड किया है तो वहाँ से आपको कुछ पैसे आते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि ये जो लोग प्राइसिंग करते हैं ना सैस बिजनेसेस में, वो किस तरीके से चलते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्लाइड बनाया हुआ है। देखो, जो सैस कंपनीज होते हैं उनके पास पैसे बनाने के दो मेन बिजनेस मॉडल होते हैं। तो अगर मैं आपको मार्ग का एग्जांपल लूँ तो मार्ग में क्या होता है, मार्ग विल से कि आपको एज अ दुकानदार आपको पहली बारी तो जब मैं आपका सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप या फिर सिस्टम में इंस्टॉल करूँगा, यू विल हैव टू पे मी समवेयर अराउंड 12,000 रुपये। और इसके बाद से क्वार्टरली दे विल चार्ज यू आई गेस 5,000 रुपये या फिर पर एनम का उनका सिर्फ 5,000 रुपये का चार्ज है। एंड उनके पास बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं, जैसे कि एक बेसिक हो गया, प्रो हो गया, आप समझ रहे हैं ना, इस तरीके से आप खुद से बांट सकते हैं। ये सैस कंपनीज जो है वो अपफ्रंट क्या क्या आपको ऑफर करती हैं कि एक तो ये आपको ऑफर करेंगे कि आप फिक्स सब्सक्रिप्शन ले लो, और दूसरा ये है इनके पास पे एज यू यूज। पे एज यू यूज में आज के दिन पे आप देखते हैं कितनी सारी एआई की वेबसाइट्स आ गई हैं जहाँ पे आप एआई की मदद से पीपीटीज बना सकते हैं। आप कुछ लिख के डालेंगे, उस पर बहुत अच्छा ग्राफिक के साथ पीपीटीज आ जाता है। मैक्सिमम ऑफ देम आर पे एज यू यूज वाले मॉडल पे काम करती हैं। सॉफ्टवेयर्स भी बहुत सारे, जैसे कि आप अमेजोन का वो जो AWS जो क्लाउड वाला आपको स्टोरेज देता है, उस पर भी ऐसे ही होता है। अगर आप में से कोई आईटी वाले फील्ड से है, या फिर मेरी एक बारी किसी से बात हो रही थी तो वो मुझसे बता रहे थे कि सर अगर आप खुद का अपना सर्वर अगर मैनेज करोगे AWS पे ना, तो जितना आप स्टोरेज यूज़ करोगे उसके हिसाब से आपको बिलिंग आती रहेगी और उसके हिसाब से आपको पे करना है। तो दैट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पे एज यू यूज। सेकेंड वन इज कि जिसमें आप फिक्स एक सब्सक्रिप्शन देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर आप मेरी बात करो, जैसे मैं नेटफ्लिक्स का हर महीने एक सब्सक्रिप्शन देता हूँ, दैट इज फिक्स पे मैं उनको कर रहा हूँ हर महीने का। अगर मान लो मैंने अपने जो वीडियोस आप देखते हैं ये मैं FCP पे एडिट करता हूँ, तो FCP पे मुझे एडिट करने का आई गेस 25-26 हज़ार रुपये उस सॉफ्टवेयर का खर्चा देना पड़ा। तो दैट इज अ रेकरिंग इन नेचर, हर साल मुझे वो खर्चा देना ही पड़ेगा। अगर मैं एडोबी यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे 30-35 हज़ार रुपये हर साल देने ही पड़ते हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं? तो इन बिजनेस को आप कह सकते हैं एक तरह से ये फिक्स पे वाले सब्सक्रिप्शन पे काम कर रहे हैं। ऑल्सो इनमें भी दो तरह का होगा। फिक्स पे में भी ऐसा हो सकता है कि एक वन टाइम आपसे चार्ज ले लिया जाए, और दूसरा होता है जो रेकरिंग इन नेचर होगा, जो हर साल आ रहा होगा। मार्क को पहली बार आपके सिस्टम में डालने का और आपको उसको चलाना कैसे है इस चीज़ को सिखाने का आप लेके चलना कि मार्क के जो मालिक हैं वो आपसे 12,000 रुपये ले रहे हैं। इसके अलावा हर साल वो आपसे कितना लेंगे? सिर्फ 5,000 रुपये। या फिर अगर आपका कोई प्रो प्लान है तो हो सकता है आप उन्हें ज़्यादा पे कर रहे होंगे। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। नाउ इसमें हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे तो इस चीज़ को और डीप में देखेंगे, लेकिन इस चीज़ में जो मैं आपसे एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ ना कि इवन एज अ सैस कंपनी अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो फिर भी आप में ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये जो भी कंपनीज होती हैं, जैसे मान लो जो भी कंपनीज फिक्स पे सब्सक्रिप्शन पे, जैसे इंडिया मार्ट है, तो इंडिया मार्ट कंटिन्यूसली जो भी उनके कस्टमर्स हैं उनको वो लोग अपसेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिनके पास सिल्वर है उनको गोल्ड बेचेंगे, जिनके पास गोल्ड है उनको प्लैटिनम बेचने की कोशिश करेंगे। और जो पे एज यू यूज वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें जैसे मान लो जैसे जैसे आपका काम बढ़ता चला जाएगा आप यूजेस बढ़ा दोगे और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। नाउ एज अ सैस कंपनी आप सोच के देखो, अगर आप मार्क वाली सॉफ्टवेयर दे रहे हैं तो मार्क वाले में एक तो आपने अपसेल किया होगा, दूसरा चीज़ कि क्या आप पूरे साल बस सोए रहोगे? अरे ऑफकोर्स आपने कुछ नए क्लाइंट्स को तो
ऑनबोर्ड किया ही वो होगा। और जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उनमें से कुछ लोग चले भी गए होंगे। जो लोग चले जाते हैं वहीं से एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं चर्न रेट। तो चर्न रेट पे आप कह सकते हैं कि दो तरीके से आपके रेवेन्यू में आपको डेंट देखने को मिलेगा। वन इज कस्टमर ही चला गया। जब कस्टमर ही चला गया उसे एक तरह से आप बोल सकते हैं दिस इज योर कस्टमर चर्न। सेकेंड वन इज आपका डॉलर चर्न या फिर एक तरह से कह सकते हैं रेवेन्यू चर्न। तो ये जो डॉलर चर्न है इसका माने ये है कि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं ना, हो सकता है उनमें से कुछ लोगों ने अपने प्लान को डाउनग्रेड कर दिया हो, कुछ लोगों ने अपग्रेड किया हो। तो ये सब करके आपने जो एक्स, जैसे हो सकता है कि 100 कस्टमर्स थे, इन 100 कस्टमर से आपने इस साल सिर्फ 1000 रुपये बनाए और अगले साल में इन्हीं 100 कस्टमर्स को अपसेल करके आपने लेट्स से कि 12,000 रुपये बनाए। तो यहाँ पे आपने 20% का अपसेल किया ना, तो ये आप एक तरह से कह सकते हो कि आपके वॉलेट शेयर में इंक्रीज हो जाएगा या फिर आपका जो डॉलर चर्न है वो एक तरह से ऊपर चला गया। तो आई होप आप इन दोनों चर्न को समझ रहे हैं। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इसको और डीप में आपको समझने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ऐड करी हुई है जिसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे रेट गेन का ग्रॉस रेवेन्यू रिटेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिंपली आप यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 90% है। सिंपल लैंग्वेज में आप यूँ बोल सकते हैं कि ये नंबर आपसे ये बता रहा है कि ऑलमोस्ट लगभग आप कह सकते हैं कि जो 90% कस्टमर्स हैं वो इनके साथ बने हुए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने एक जैगल का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो जैगल में अगर आप बात करेंगे तो जो चर्न रेट है दैट इज अराउंड 1.5% ओनली, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो आप यूं कह सकते हैं कि अगर 1000 लोग हैं या फिर आप सिंपल लैंग्वेज ऐसा ले सकते हैं, अगर 100 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 1.5 लोग ही इनके सर्विसेज को छोड़ के जा रहे हैं। तो इसे हम निकाल के लेके आते हैं चर्न रेट। इसमें भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे ना तो आपको मैं थोड़ी सी ये भी समझाऊंगा कि किस तरीके से जब आप किसी भी कंपनी को, ऐसी कंपनी को पढ़ रहे हैं तो आपको किस तरीके से चीज़ों को जज करना चाहिए। यहाँ पे एक और मैंने स्लाइड ऐड करी हुई है, ये इंडिया मार्ट से है। तो जब कभी भी आप ये चर्न रेट के बारे में बात हो रहा है, आप कौन कॉल में पढ़ रहे हो या फिर कंपनी को पढ़ रहे हो ना, तो एक चीज़ को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जब कंपनीज जैसे एज अ सैस कंपनी अगर आप देखेंगे तो कोई भी, जैसे मान लो एक आपको एक सैस कंपनी ऐसी मिल रही है जिसमें जो रेवेन्यू है वो मान लो 100 रुपये का है और इनके टोटल 100 कस्टमर्स हैं। इनके 100 कस्टमर में से 10 कस्टमर से 90 रुपये का रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलता है और 90 कस्टमर से 10 रुपये का रेवेन्यू आते हुए देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छा सैस नहीं है। इसमें जो कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर गलती से ये सिर्फ 10 ग्रुप वाला कस्टमर चला गया तो उस कंपनी की बैंड बच जाएगी। जब आपसे मैनेजमेंट बता रहा होगा चर्न रेट के बारे में तो वहाँ पे आपको एक चीज़ जरूर पढ़ना चाहिए कि ये जो चर्निंग हुई है ये ऐसा तो नहीं है कि हमारे टॉप पेइंग कस्टमर की चर्निंग हो गई। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको हमेशा उसमें, अगर मान लो ये एकदम लो वाले क्लास वाले में चर्निंग हुई है चलेगा, कोई आपके बिजनेस में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो हाईएस्ट पेइंग वाले में चर्निंग हो गई ना तो फिर वहाँ पे रेवेन्यू में बहुत गंदा वाला डेंट देखने को मिलेगा और आपके शेयर प्राइसेस में बहुत ही बुरा वाला पनिशमेंट देखने को मिलेगा। इस वाले में मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि इस चीज़ को आप कैसे देख सकते हैं। तो इंडिया मार्ट के यहाँ से मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे इंडिया मार्ट बता रहा है कि हमारे रेवेन्यू का 17% जो रेवेन्यू का हिस्सा है ना वो इनके टॉप 1% कस्टमर्स से आता है और इनके रेवेन्यू का 49% हिस्सा की आप बात करेंगे तो इनके टॉप 10% कस्टमर्स से आता है। मेरे हिसाब से ये जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता ना उतना ही बेहतर होता। ऑल्सो जब आप इन सैस कंपनीज को पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इनके बैलेंस शीट पे डेट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाले साइड में एक हेडर आएगा दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू और इसमें बहुत ही अच्छा खासा चंक आपको पैसे का देखने को मिलेगा। आपके दिमाग में हर बार ये खटकेगा कि इस पैसे का मतलब क्या है। तो आपको एक बार समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू। सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि जैसे मान लो एज अ सैस कंपनी आप लोगों को हो सकता है कि जो आपकी बिलिंग साइकिल है ना वो मंथली होती हो। जैसे अगर मैं मार्ग की बात करूं तो मार्ग अपने कस्टमर्स को क्वार्टरली बिल करता है और बहुत सारे लोग, जैसे कि अगर आप एक्सेल की बात करोगे, माइक्रोसॉफ्ट की बात करोगे, वो एनुअल बिलिंग करते हैं। अगर आप एफसीपी की बात करोगे, फाइनल कट प्रो की, वो एनुअल बिलिंग करते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर आप एनुअल बिलिंग कर रहे हो वैसे वो दी बेस्ट है। आगे बढ़ेंगे तो हम समझेंगे ही क्यों, क्योंकि आपका जो कैश फ्लो है वहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। बट कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू। तो जैसे मान लो आपकी बिलिंग साइकिल, जैसे हम एग्जांपल का ले रहे हैं, दैट इज बिलिंग साइकिल। मान लो जो मार्ग है वो हर क्वार्टर में करता है, कस्टमर से पैसा क्वार्टरली लेता है। मान लो किसी ने एनुअल का पेमेंट किया, एनुअल वाला मतलब उनसे सब्सक्रिप्शन लिया, तो इस पर्टिकुलर केस में मार्ग के पास पैसा एडवांस में आ गया तो मार्ग अपने एसेट साइड में बैलेंस शीट के कैश में वो पूरा पैसा दिखा देगा
और लाइबिलिटी वाले साइड में वो डेफर्ड रेवेन्यू करके उतना ही अमाउंट दिखा देगा, और जैसे जैसे बिलिंग साइकिल आती चली जाएंगी वैसे वैसे इन दोनों साइड से वो पैसा कम होता चला जाएगा और P&L में उस पैसे को हम रिकॉग्नाइज करते चले जाएंगे। सो आप में से अगर किसी का नॉन कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो आपके लिए मैं चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ दोस्त, और आप किस तरीके से इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट लिया हुआ है, एक जस्ट डायल का मैंने लिया हुआ है और एक मैंने यहाँ पे इंडिया मार्ट का लिया हुआ है। इंडिया मार्ट वाले में हम पहले समझते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो जैसे इन लोगों ने 16,000 मिलियन रुपीस का एक डेफर्ड रेवेन्यू दिखाया है, तो ये वही वाला पैसा है जो कस्टमर से एडवांस आ चुका है लेकिन अभी सर्विसेज डिलीवर करनी बाकी है। सेम इज द केस विथ जस्ट डायल एज वेल। तो जस्ट डायल में भी अगर आप आएंगे तो आप ये देख रहे हैं एज ऑफ ये जो 2024 का एनुअल रिपोर्ट है वहां से मैंने डेटा निकाला हुआ है। तो यहाँ पे इन लोगों के पास 5,000 मिलियन रुपीस का एक डेफर्ड रेवेन्यू खड़ा हुआ है जिसके लिए इन्होंने अभी सर्विसेज डिलीवर करनी बाकी है। जैसे ये लोग सर्विसेज डिलीवर कर देंगे ना, यही वाला अमाउंट आपके रेवेन्यू वाले सेक्शन में दिखते हुए देखने को मिल जाएगा। सो आई होप आपको डेफर्ड रेवेन्यू समझ में आया। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने निकाले हैं ताकि मैं आपको लाइबिलिटीज को समझा पाऊं। तो चाहे विदेश की कंपनीज हो चाहे इंडियन कंपनीज हो, सेम ही पैटर्न आपको देखते हुए देखने को मिलेगा। हम रेट गेन की बात करते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देखेंगे बोरोइंग वाले सेक्शन में, तो लास्ट अगर आप 3 इयर्स की बात करेंगे ना, 3-4 सालों की, या फिर आप 2022 से ही बात कर लो दोस्त, तो इनके पास सिर्फ लीज की लाइबिलिटी आपको देखने को मिलेगी और यही वाला अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि 2022 से ये कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है। लीज लाइबिलिटी इज नॉट अ बोरोइंग। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वजह से हम लोग बोरोइंग के हेडर में दिखाना पड़ता है। इसको छोड़ के अगर मैं आपके सामने इंडिया मार्ट का भी नंबर रखूं तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ नोटिस होते हुए देखने को मिलेगा कि जो भी इनकी बोरोइंग्स आ रही है ना, उसका जो मेजर हिस्सा है वो आपको बस लीज लाइबिलिटी में आते हुए देखने को मिल रहा है। माने कि ये भी कंपनी में आपको कोई भी डेट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं आपको जस्ट डायल पे भी लेके आऊँ तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2014 से आज तक इनके बुक्स में आपको डेट देखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग एज अ सैस यू डोंट, मतलब आपको कोई कैपेक्स नहीं करना होता है आपके पे, और प्लस में आपके पास हमेशा एडवांस ही पड़ा होगा। तो आपके पास हमेशा एडवांस में पैसे पड़े हुए हैं। पैसा क्योंकि फंस नहीं रहा है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप समझ रहे हैं। ऑल्सो बहुत ही लाइट असेट वाला, मतलब बहुत ज़्यादा आपको हैवी पैसा लगा के इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करना पड़ता है, तो पैसे की इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है। अगर कभी मैं किसी सैस को पढ़ रहा हूँ जिसके बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा बोरिंग्स आ रहे हैं तो मैं तो पहले ही स्केप्टिकल हो जाऊंगा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि इस कंपनी में इतना ज़्यादा हमें डेट देखने को मिल रहा है। सो आई होप आपको डेफर्ड रेवेन्यू और डेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ी ही लेमन लैंग्वेज में समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब मैनेजमेंट से आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या फिर कॉन कॉल्स को पढ़ रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे आपको थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए। सबसे पहला है चर्न रेट। तो जो चर्न रेट है जो मैं आपको पहले बता रहा था उस कहानी को मैं एक बार ही पूरा करता हूँ, और इसमें से अगर कोई चीज़ रिपीट हो प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं शायद इस चीज़ को और बेटर अगली बार अगली वीडियो में करने की कोशिश करूँगा। सो चर्न रेट के लिए मैं आपको उसी पुराने वाले स्लाइड पे लेके आता हूँ और यहीं से मैं फिर से आपको समझाता हूँ। देखो, जब आप चर्न रेट को देख रहे हैं तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो कस्टमर होगा उसको पढ़ने पे जितना आप समय लगा सकते हो आपको लगाना चाहिए। अगर कोई आपने ऐसा सैस बनाया, जैसे एग्जांपल के तौर पे मार्ग की मैं बात करूं, तो जो मार्ग का कस्टमर है ना दोस्त, वो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, वो कभी भी बंद हो जाएंगी। तो वहाँ पे हो सकता है आपको चर्न ज़्यादा देखने को मिल जाए, बट मार्केट साइज इज़ बिग एज वेल। वेयर एज जब आप बड़े कंपनीज की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको चर्न रेट अगर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इट्स अ नेगेटिव साइन। चर्न रेट अगर ज़्यादा हो रहा है, लोग अगर आपको छोड़ के जा रहे हैं, इट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू स्केल योर बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप छोटे हो तो आपको नंबर्स में उतना फील नहीं होगा। द मोमेंट धीरे धीरे जब आपकी स्केलिंग स्टार्ट होगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो कस्टमर्स आपको छोड़ के जा रहे हैं उन्हीं को मुझे रिफिल करने में मेरी पूरी एनर्जी वेस्ट हो जा रही है। तो आई होप आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका सैस ऐसा है जिसमें आप अलग अलग वैरायटीज ऑफर नहीं कर रहे हैं तो ऐसे बिजनेसेस में आपको दूर रहने की मैं तो सामने से यही सलाह दूंगा। दूर रहने की मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा और डीप में मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आप कोई एक ऐसा सैस रन करते हैं, जैसे कि मैं आपको गुड नोट्स का एग्जांपल देता हूँ, तो गुड नोट्स पे मैंने एक बारी 3,500 रुपये मान लो पे करे, और इसके बाद से अगर सैस गुड नोट्स ने सीधा हाथ खड़ा कर लिया कि अब हम आपसे किसी भी तरीके से गुड नोट्स मुझसे पैसे ही नहीं बना सकता है, इट्स नॉट अ गुड सैस बिजनेस। इसी वजह से आपको ऐसा सैस मिले जिसमें बेसिक प्लान हो, प्रीमियम प्लान हो, मतलब उससे भी एडवांस वाला प्लान हो, या फिर पर यूजर के बेसिस पे वो लोग आपसे ज़्यादा चार्ज करने लगे, तो वहाँ पे जो वॉलेट शेयर है ना, उसमें आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा।
एक ही कस्टमर से, एक ही क्लाइंट से आपको ज़्यादा रेवेन्यू आते हुए देखने को मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट ऑफर करेंगे ना, तो आपका वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, कभी वॉलेट शेयर बढ़ेगा ही नहीं, एंड उसकी वजह से आपको अपने रेवेन्यूज को ऊपर ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। एक और चीज़ जो आपको ध्यान देना चाहिए जब आप इन कंपनीज को पढ़ रहे हैं, वो ये है कि सैस कंपनीज में आप ये नोटिस करेंगे कि जो सैस कंपनीज है ना, उनमें मैक्सिमम लोग अपने सेल्स वाले नंबर को या फिर रेवेन्यू वाले नंबर को इसलिए हिट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग इनफ सेल्स पर्सन को ही हायर नहीं करते हैं। हायर नहीं करने का माने क्या है, आप सोच के देखो, एज अ सैस बिजनेस आपको सॉफ्टवेयर अगर बेचने का काम है, एंड मैं मार्क का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मार्क के पास अगर टोटल नंबर ऑफ सेल्स मैन ही 10 हैं, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि वो 10,000 कस्टमर्स को या फिर क्लाइंट्स को कैटर कर पाएं। उसके लिए आपको सेल्समैन को हायर करना बहुत ज़रूरी है। तो कई बारी मेरे हिसाब से जब आप मैनेजमेंट की एनालिसिस कर रहे होंगे, तो आपको ज़रूर ये देखना चाहिए कि अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, तो वहाँ पे वो मैनेजमेंट नंबर ऑफ सेल्समैन क्यों नहीं बढ़ा रही है। द मोमेंट दे इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्समैन, आपको रेवेन्यू में बहुत अच्छा जंप आते हुए देखने को मिलेगा। ऑल्सो वन मोर थिंग जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, लोग जनरली ये जो बुकिंग वाला अमाउंट है उसको इग्नोर करते हैं। तो पहले तो मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ बुकिंग, व्हाट इज़ बिलिंग एंड व्हाट इज़ रेवेन्यू। उसके लिए मैं आपको एक स्लाइड पे लेके आता हूँ, उसको देख के आपको ये समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर आपको मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही है, उसका रीज़न ये है कि बहुत लेट हो गया है, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। अभी ऑलरेडी 11 बज रहे हैं और मैं मॉर्निंग में 9 o'clock से क्लासेस ले रहा हूँ, सो पार्डन मी फॉर दैट। बट मैं आपको लेके आता हूँ ये मेन पे, जहाँ पे हम लोग बुकिंग, बिलिंग एंड रेवेन्यू को समझने वाले हैं। इसके लिए आप दोस्त यूँ समझ सकते हैं कि बुकिंग का मतलब होता है जितने रुपए के लिए आपने एक तरह से डील साइन किया या फिर कस्टमर ने एक तरह से आपसे कमिट किया कि यार इतना रुपए मैं आपको पे करूंगा, आप समझ रहे हैं, आपके सर्विसेज के लिए। बिलिंग माने कि जिसके लिए आपने इनवॉइस जनरेट कर दी एक तरह से। जब इनवॉइस जनरेट हो गई तो आप कह सकते हैं कि अब यहाँ पे श्योरिटी ज़्यादा हो गई उन पैसे को आने की। और रेवेन्यू कब होता है, जैसे ही आपने वो सर्विस डिलीवर कर दिया। जैसे शुरुआत में क्या हुआ, आपको जो पैसे आए वो तो आपने डेफर्ड रेवेन्यू में दिखाया ना। जैसे जैसे आप उसके लिए सर्विसेज पूरा कर दोगे, उसी पैसे को आप रेवेन्यू में दिखा लेंगे। यहाँ पे अगर कोई सैस कंपनी में, अगर उनके बुकिंग्स में आपको कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है ना, आप लेके चलना कि यहाँ पे हमें बहुत अच्छा रेवेन्यू का ग्रोथ देखते हुए बनते हुए देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो अगर आपके पास बुकिंग्स ज़्यादा हैं, तो आप लेके चलना दोस्त कि आपका जो ARR है वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। एक दो चीज़ों को और मैं यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करना चाहूँगा। जैसे मान लो आप किसी सैस बिजनेस को पढ़ रहे हैं और लेट्स से कि उनके पास 4 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ABCD। अब इन ABCD में लेट्स से उस कंपनी के पास 100 सेल्समैन है और सबको उन लोगों ने 25-25-25-25 असाइन किया हुआ है। एंड लेट्स से कि जो प्रोडक्ट A है उस वाले से जो LTV टू CAC आप कैलकुलेट कर रहे हो वो लेट्स से 1 आ रहा है, और प्रोडक्ट बी में LTV टू CAC 3 आ रहा है, तो हमेशा आपको कोशिश करना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट को ये करना चाहिए कि LTV टू CAC जो 1 आ रहा है ना, वहाँ से सेल्समैन को काटो एंड 1 to 3 वाले में आप भेजो ताकि आपके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिले। नाउ इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा और डीप में समझाता हूँ, फिर जाके आपको पूरी बात समझ में आएगी। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये पूरा वीडियो एक फ्लो में देखना पड़ेगा, प्रॉब्ली हो सकता है 2-3 बार ही देखना पड़े, उसके बाद से आपको ये पूरा सेगमेंट समझ में आएगा। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ दोस्त, जैसे मान लो कि जैसे ही मैंने आपसे बोला ना कि कंपनीज सेल्समैन इनफ सेल्समैन हायर नहीं करती हैं। अब मान लो उन्होंने सेल्समैन हायर कर लिया और एक ऐसे जगह पे लगा दिया जहाँ पे LTV टू CAC लो है, तो वहाँ से आपको एनीवे रेवेन्यू बहुत अच्छा आते हुए देखने को नहीं मिलेगा। नाउ व्हाट इज दिस LTV टू CAC? LTV टू CAC एक रेशियो होता है जिसके थ्रू आप ये देखते हैं कि एक कस्टमर से लाइफ टाइम में आप कितना रेवेन्यू निकालने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मुझे एक सेल्स का जो मैंने फनल चलाया, अब मान लो उस फनल को चलाने में मैंने 10,000 रुपये खर्च किए हैं एक कस्टमर को ऑनबोर्ड करने में, और मेरे 1 साल की अगर पूरी जो रेवेन्यू है दैट इज लेट्स से कि उससे एक 10,000 रुपये आने हैं, और एक जो कस्टमर है वो मेरे साथ 10 साल रहेगा, तो इस केस में LTV टू CAC 10 आएगा। आप समझ रहे हैं, 1 लाख रुपए को 10,000 से आप डिवाइड करेंगे और आपको 10 का LTV टू CAC आया, विच इज़ वेरी नाइस। लेकिन कभी आपका LTV टू CAC का रेशियो अगर 1 का आ रहा है तो आप लेके चलना कि बहुत बुरा है,
आपको वहाँ से सेल्समैन को मतलब एज अ मैनेजमेंट आपको ज़रूर कॉल में आप पढ़ो तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये लोग यहाँ से सेल्समैन, या फिर अगर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो ऑनलाइन, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको पूछना चाहिए कि सर डोंट यू थिंक कि हमें इस वाले प्रोडक्ट से सेल्समैन को हटा के इस वाले प्रोडक्ट में डालना चाहिए। सो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें मिस होने वाली हैं। अब मैं यहाँ पे अभी पे फिलहाल में वैसे तो जार्गन्स को बाद में बताने वाला था, लेकिन क्योंकि अब मैं यूज़ करने लगा हूँ तो मैं आपको पहले ही बताते हुए चलता हूँ। सो चर्न रेट आपको समझ में आ रहा है ऑलरेडी। चर्न रेट के बाद से बुकिंग, बिलिंग एंड रेवेन्यू मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। इसके बाद से हम बात करते हैं दोस्त ARR। तो ARR का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू। ARR आपसे क्या बताता है? तो सिंपल लैंग्वेज में दोस्त आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई बिजनेस है जिसने इस साल पे 1 लाख रुपए का बिजनेस किया एंड इसमें से हर साल जो हम ऐसा देखते हैं कि प्रीवियस वाले कस्टमर्स में से 90% का हमारा एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू है। तो माने कि आप एक्सपेक्ट करके बैठेंगे ना कि 90,000 रुपये तो हमें इस साल भी आने हैं, क्योंकि पिछले साल 1 लाख रुपए आए थे। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है, अगर पिछले साल में मैनेजमेंट ने बहुत सारा मार्केटिंग किया था, और हम मार्ग वाला एग्जांपल लेते हैं तो मार्ग के केस में 12,000 रुपये मार्ग वाले लोग आपसे वन टाइम पेमेंट लेते हैं एंड लेट्स से जो कस्टमर को इन लोगों ने इस बारी ऑनबोर्ड किया उन सब लोगों का 10,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो आप रुपया ले रहे हो ना 1 लाख रुपए का रेवेन्यू, इसमें बहुत सारा वन टाइम इनकम था जो अगले साल नहीं होगा, और आप टोटल इनकम पे बोल रहे हो कि हमारा 90% का रुपया आएगा। तो आप जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रेवेन्यू देखने को नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं? तो आप पूरी तरीके से गलत हो जाएंगे। हर बार जब आप ARR को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ रेकरिंग वाले ही रेवेन्यू की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये वाला भी पॉइंट समझ में आया। नाउ आप MRR भी कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा, दैट इज मंथली रेकरिंग रेवेन्यू। ARR के जैसा ही है ये भी। इसके साथ ही साथ LTV। तो LTV का फुल फॉर्म होता है लाइफ टाइम वैल्यू। वैसे देखो, अगर आप मेरी मतलब सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे टर्म्स आपको शायद ऑलरेडी पता होंगे क्योंकि किसी न किसी वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। LTV की अगर आप बात करेंगे लाइफ टाइम वैल्यू की, तो बेसिकली मान लो एक कस्टमर को ऑनबोर्ड करने में, जैसे मान लो कि मैं मार्ग चलाता हूँ, एक दुकानदार को, एक मेडिकल शॉप को ऑनबोर्ड करने में लेट्स से कि मैंने 10,000 रुपये खर्च किए और उससे मुझे 1 साल का सिर्फ 10,000 का ही रेवेन्यू आना है। तो इस केस में मेरा LTV टू CAC जो है ना वो 1 हुआ, और लाइफ टाइम वैल्यू अगर एक दुकानदार मेरे साथ 10 साल रहता है तो मेरा लाइफ टाइम का वैल्यू 10,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 लाख रुपए हुए। सो LTV जो है आपका ये बहुत मेन है, और जब भी आप SaaS को पढ़ रहे हैं, कोई भी कंपनी जिसका LTV टू CAC लेस देन 3 है, मेरे हिसाब से आपको उसको इग्नोर कर देना चाहिए। अगला है हमारा CAC। आई होप यू ऑलरेडी नो। एक कस्टमर को अपने ऑनबोर्ड करने पे जो पैसा आपने खर्च किया दैट इज नोन एज CAC। कैक के बाद से ग्रॉस मार्जिन मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। आपको ग्रॉस रेवेन्यू रिटेंशन एंड नेट रेवेन्यू रिटेंशन भी ऑलरेडी पता है। व्हाट इज ग्रॉस रेवेन्यू रिटेंशन? तो जो हम ऑलरेडी देख रहे थे ना कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनमें से ज़्यादा लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, या फिर जैसा हम वो बोल रहे थे कि जो बहुत अच्छे SaaS बिजनेसेस होते हैं उसमें 90% का आपको रेकरिंग रेवेन्यू देखने को मिल जाएगा, वो इसी ग्रॉस रेवेन्यू रिटेंशन में आता है। और नेट रेवेन्यू रिटेंशन को आप एक तरह से डॉलर चर्न भी बोल सकते हो और डॉलर रिटेंशन भी बोल सकते हो। इस वाले में बेसिकली आपने अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को कितने % से अपसेल करके जो आपने पैसा बनाया ना, वो आता है आपका नेट रेवेन्यू रिटेंशन में। तो आई होप आपको इनका जो पूरा बिजनेस है SaaS का वो समझ में आ रहा है। SaaS में जो आपको की मैट्रिक्स ये लोग यूज़ करते हैं वो आपको समझ में आ रहा है, एंड इसके अलावा आपको जो SaaS का पूरा बिजनेस है वो समझ में आया। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी मैं एक बारी आपको पूरा का पूरा जो पूरा बिजनेस है उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो, जो SaaS है दोस्त वो बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में आप यूँ समझ सकते हैं कि ये लोग एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें ये लोग आपको आके सॉफ्टवेयर बेचेंगे। इस सॉफ्टवेयर को शुरुआत में बनाया जब जाता है तो कंपनीज के पास कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा होता है, तो वहाँ पे आप एक तरह से कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये जो कंपनीज हैं SaaS वाली, उनमें आपको लॉस देखने को मिलेगा। एक बारी प्रोडक्ट रेडी हो गया, जब वो मार्केट में जाएगा तो धीरे धीरे आप पहले अपने ब्रेक इवन पे पहुँचोगे। ब्रेक इवन से जैसे जैसे आप नए नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करेंगे, आपका जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो स्काई रॉकेट होना शुरू होगा। तो आपको जब आप अर्ली वाले में बहुत ही कोई नई SaaS कंपनी है ना और उसमें अगर आपको लॉस देखने को मिल रहा है तो आपको उसको बेकार नहीं समझना है, आपको पूरी कहानी समझनी है। हो सकता है वही स्टॉक आपको बहुत अच्छे पैसे बना के दे। मेरी तरफ से तो मैंने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया हो आप कॉमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने का। यहाँ पे मैं इस इंडस्ट्री को भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसके चक्कर में मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री के कुछ रिपोर्ट भी देखे। बहुत सारे तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे
मैं जब इसके पहले कंपनीज़ को कवर कर रहा था तो उस समय पे मैंने पढ़ रखे थे, तो मेरा जल्दी-जल्दी में ही काम हो गया। बट बॉटम लाइन ये है दोस्त कि आप पढ़ के देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि बहुत अच्छा हमें इस पूरे इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के ना आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला और आपको समझ में आया कि जो SaaS के बिज़नेसेस होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसके बाद से एक पार्ट 2 भी बनाऊँ जिसमें थोड़ा-सा और बेटर तरीके से मैं आपको SaaS को समझाऊँ और इससे भी कहीं ज़्यादा डीप में हम जाएँ, जिसमें हम एक कंपनी को लेंगे और उसका पूरी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे कि देखो इसमें ये नंबर ऐसे देखा, ये नंबर ऐसे देखा। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे दिखाऊँ तो अगर आप बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे मेडी असिस्ट को कवर किया था जब, या फिर एक कंपनी है वेरॉक, मैंने वेरॉक को कभी अपलोड ही नहीं कर पाया मैं उसकी वीडियो को। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो वेरॉक को भी मैंने, ये आप देख रहे हैं, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ था। कंक्लूज़न आप में से जो भी ये लास्ट तक देख रहा है उसको मैं दे देता हूँ। वेरॉक इज़ अ वेरी गुड कंपनी। इनके फाइनेंशियल्स मुझे समझ में आया और ऑल्सो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने डिफरेंट ये सारे कॉन कॉल्स को A to Z मैंने गो थ्रू किया था। तो अभी भी मैंने लेटेस्ट वाला कॉन कॉल तो नहीं पढ़ा, बट इनके एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन कॉल, बहुत सारे इनके रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद से आप ये जो देख रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कोई, मैं अगर कोई कंपनी SaaS वाली पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरे वीडियो को शूट करूँ और आपको पूरी जो चीज़ है वो करके दिखाऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एफर्ट और ये वीडियो दोनों पसंद आया। अगर पसंद आया प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।